हाँ जी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं डिडक्शंस का। देखो, हम लोगों ने कितना कोर्स समेट लिया। सेक्शन 1 2 3 4 बेसिक्स में किया, 5 से लेकर 9 तक रेजिडेंशियल स्टेटस, 10 के कुछ सेक्शंस हम लोगों ने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पढ़ लिए, कुछ सैलरीज में पढ़ लिए, इधर उधर करके पढ़ लिए। उसके बाद सेक्शन नंबर 15 16 17 हम लोगों ने सैलरी, फिर हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैप गेन, आईओएस, बहुत कुछ पढ़ लिया। 59 तक वहां पे आ गए थे। 60 61 62 63 64 और 65 क्लबिंग ऑफ इनकम का पढ़ा। फिर हम लोगों के 68 वाले कुछ हिडन इनकम से रिलेटेड थे। उसके बाद सेक्शन नंबर 70 से लेकर 80 तक सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजन पढ़े। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड्स के प्रोविजन पढ़े, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ के प्रोविजन पढ़े। और उसके बाद अब हम शुरू करने जा रहे हैं डिडक्शंस का चैप्टर, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट चैप्टर है? जो पहला क्वेश्चन आएगा जीटीआई का, उसमें जरूर कुछ ना कुछ डिडक्शन का पॉइंट दे रखा होगा, ठीक है। उसके अलावा अलग से फुल फ्लैज क्वेश्चन भी 3 से लेकर 4 नंबर तक का इसके ऊपर आ जाता है, और जो एमसीक्यूज आते हैं उसमें तो जरूर दिखेगा। तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है अपने आप में, 5 से 6 नंबर पक्का और 7 से 8 नंबर तक भी पहुंच सकता है, ठीक है। आ जाओ, देखो अब मैं इस चैप्टर को कैटेगराइज भी करता हूं और चैप्टर की फॉर्मेशन भी समझाता हूं। बेटे, मैंने जैसे कहा कि इनकम टैक्स एक्ट जो है पूरा का पूरा चैप्टर्स में बटा हुआ है, ठीक है ना। चैप्टर 4 जो है हम लोगों का डिडक्शंस का चैप्टर है, ठीक है ना। चैप्टर 4 जो है हेड्स ऑफ इनकम का चैप्टर है, जिसमें सेक्शन 15 से लेकर 59 तक आते हैं। अब मेरी बात सुनना, चैप्टर 6A, अब ये समझ लो चैप्टर 6A बोल रहा हूं तो 6 के बाद 7 आना चाहिए था, लेकिन ये बीच में इंसर्ट किया हुआ चैप्टर है और इसके सारे सेक्शन इंसर्टेड हैं। मतलब क्या, सेक्शन 80 हम लोगों का खत्म हो गया वहां पे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वाले चैप्टर पे। उसके बाद 81 आना था, 81 तो पता नहीं कहां गया। ये चैप्टर हम लोगों का शुरू हो रहा है और ये चैप्टर चलेगा सेक्शन 80A से लेकर 80U तक। सर डिडक्शन तो 80C से 80U तक है। बेटे एकदम सही कहा, लेकिन हमारा जो चैप्टर है वो सेक्शन 80A से शुरू होता है। अब इस चैप्टर में अपने आप में ये इनकम टैक्स एक्ट की बात बता रहा हूं, अपने मन गढ़ंत से कुछ नहीं बता रहा, ना चैप्टर की बात बता रहा। अभी जो हम लोगों का इनकम टैक्स एक्ट में चैप्टर है, चैप्टर 6A, उसकी अपने आप में इन लोगों ने हेडिंग बना रखी है। मतलब इनकम टैक्स एक्ट वालों ने चैप्टर 6A डिडक्शंस का जो चैप्टर है 80A से लेकर 80U तक जो चलने वाला है, वो अपने आप में हेडिंग में बांट रखा है। हेडिंग A, हेडिंग B, हेडिंग C, हेडिंग CA और हेडिंग D। हेडिंग A, हेडिंग B, हेडिंग C, हेडिंग CA और हेडिंग D। वाह सर, यहां ये जो चैप्टर है ये जनरल मतलब क्या, यहां पे सेक्शन 80A दे रखा है, 80AB दे रखा है और शायद 80AC दे रखा है। 3 सेक्शन दे रखे हैं जो कि ये बताते हैं कि डिडक्शन कैसे कैसे अलाउ होती है, कुछ कंडीशंस वगैरह बताती हैं। ये हो गया। उसके बाद है यहां पे डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स ऑब्लिक डिपॉजिट्स। कुछ डिपॉजिट्स वगैरह आपने किए तो या पेमेंट की, उसके रिस्पेक्ट में हम आपको डिडक्शन देंगे। वो हेडिंग बी में सारी डिडक्शन कवर हो रही है। और फिर हेडिंग सी जो है वो तो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स। कुछ इनकम के रिस्पेक्ट में डिडक्शन देंगे, मतलब ये बिजनेस कर लो, हम आपको डिडक्शन दे देंगे। और ये CA, जैसे नाम ही दिख रहा है, C के बाद हेडिंग आनी थी D, इंसर्टेड है। यहां पे 2 चुन्नू से सेक्शन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है 80TTA 80TTB डायरेक्टली बता दिए, ये इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में है, ठीक है ना। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स। और यहां पे तो एक अजीब सा ही सेक्शन है जिसका नाम है सेक्शन 80U, ठीक। तो ये तो मैंने आपको बता दी कहानी इनकी। अब यहाँ पे कौन कौन से, बेटे ये वाली जो हेडिंग है हेडिंग B, ये तो हमें पूरी पढ़नी है। यहाँ पे हेडिंग C की मेरी खुद की औकात नहीं है कि मैं आपको पढ़ा सकूं। इसमें 2-3 सेक्शन जो आपके कोर्स के हैं वो पढ़ के आ जाता हूँ, वो चुपचाप मैं आपको पढ़ा देता हूँ, उससे फालतू मैं आपसे बात नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे सर? बेटे वो ना तो कोर्स में है
ना मेरे को आते बताने। आज गला खराब है तो थोड़ा सा गर्म पानी लेने की जरूरत पड़ रही है। ठीक, तो हेडिंग बी। अब हेडिंग बी के सारे सेक्शंस आपने करने ही करने। हेडिंग बी के सेक्शन कौन कौन से हैं सर? बेटे सुनते जाओ। 80C, 80 ट्रिपल सी, 80CCD, 80E। अब आपने कहा था बताने को तो मैं बता रहा हूं, वरना मैं बताता नहीं हूं। 80D, 80DD, 80DDB। आपने पूछा है तो मैं बता रहा हूं, वरना तो मेरा मन ही नहीं था बिल्कुल भी बताने का। 80E, 80EE, 80E तो यहाँ पे गया ना, हाँ ये है, ये एक्चुअली 80E नहीं है, ये है 80CCE। ठीक है, 80E, 80EE, 80EEA और 80EEB। ठीक है, 80G, 80GG, 80GGA। ठीक है, 80GGA, 80GGB, 80GGC। बहुत सारे सेक्शन है, तो ये देख लो कितने सारे सेक्शन है। यहाँ पे भी बहुत सारे सेक्शन है। 80IA, 80IAB, 80IC, 80ID, 80IE। बीच में हो सकता है एक आध सेक्शन मिस भी कर गया हो, क्योंकि ये वाले तो मेरे को कराने ही नहीं है ना। 80JJA, 80JJAA, 80QQB, 80RRB, 80P, 80LA भी है एक सेक्शन, 80M भी है एक सेक्शन और 80PA भी है एक सेक्शन। तो ये सेक्शन तो मेरे को कराने ही नहीं है, ये भी नहीं कराना। एक ये कराऊंगा, एक ये कराऊंगा, एक ये कराऊंगा, बस ये भी नहीं कराने। ठीक है, 3 सेक्शन है ये हमारे कोर्स में। इतने ही है, मैं पढ़ के आया हूं इसीलिए मैं बता रहा हूं, वरना तो मेरे को पता ही नहीं होता। मैं तो अनाड़ी इंसान हूं इस मामले में। तो बेटे अब ये समझ लो कि सबसे पहली बात, डिडक्शन का चैप्टर पढ़ने कैसे है। सर ये जनरल सेक्शन, बेटे अगर मैं ग्रेजुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं, बीकॉम ऑनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह लूं, तो इनमें से क्वेश्चन नहीं आना। लेकिन हमारे सीए वाले, प्रोफेशनल एग्जाम वाले बड़े अच्छे हैं, इसमें से भी थ्योरी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं और पूछ रखा है। तो ये बस सेक्शन भी हमें करने तो पड़ेंगे। उसके बाद अल्टीमेटली अगर मैं डिडक्शंस की बात करूं, तो डिडक्शन का चैप्टर पढ़ना कैसे बेटे? देखो मैं आपको कितना भी अच्छा डिडक्शन का चैप्टर पढ़ा लूं, लेकिन आपसे अच्छा वो डिडक्शन का चैप्टर कोई नहीं पढ़ सकता, क्योंकि आपको सेक्शंस भी याद करने और बहुत सारी चीजें याद करनी है। सबसे पहली बात, किस सेक्शन के अंडर हम वो डिडक्शन पढ़ रहे हैं, किस सेक्शन के तहत हम वो डिडक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक, उसके बाद किस असेसी को वो डिडक्शन मिलेगी, किस असेसी को वो डिडक्शन मिलेगी। ठीक है ना, किस असेसी को वो डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, और कितने अमाउंट की वो डिडक्शन मिलेगी, कितने अमाउंट की वो डिडक्शन मिलेगी। अमाउंट से भी पहले ये लगा लेना पेमेंट रिगार्डिंग, मतलब किस पेमेंट के रिगार्ड में आप किस पेमेंट के रिगार्ड में आपको डिडक्शन मिलनी है। उसके बाद अमाउंट ऑफ डिडक्शन, और उसके बाद कुछ कंडीशंस, क्योंकि बिना कंडीशन के तो इस दुनिया में काम ही नहीं होता, कंडीशनल वर्ड है। ठीक है, तो सेक्शन याद करना है आपने, असेसी। ठीक है, पेमेंट रिगार्डिंग कंडीशन, मतलब क्या सर? बेटे सेक्शन तो याद करने पड़ेंगे, आप प्रोफेशनल लेवल पे हैं, इस चैप्टर के सेक्शन आपको याद करने पड़ेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि वो ये कह देगा कि LIC की पेमेंट की, LIC के प्रीमियम की पेमेंट की। अब आपको सेक्शन ही नहीं पता होगा तो कौन से सेक्शन में डिडक्शन दोगे? आपको सेक्शन पता होना जरूरी है। उसने हेल्थ इंश्योरेंस की पेमेंट की, आपको हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया, उसकी डिडक्शन क्लेम करनी, कौन से सेक्शन में क्लेम करनी पता नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे। उसके बाद सर असेसी का क्या मतलब यहाँ पे? बेटे कुछ डिडक्शंस ऐसी हैं जो केवल और केवल इंडिविजुअल को मिलेंगी, कुछ डिडक्शन ऐसी होंगी जो इंडिविजुअल प्लस HUF को मिलेंगी, कुछ और नैरो हो जाएगा। मतलब क्या? कुछ ऐसी डिडक्शन होंगी जो केवल रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेंगी। मतलब क्या बेटे? जब उसने यहां पे लिखा इंडिविजुअल को डिडक्शन मिलेगी, मतलब क्या? OR, NOR और NR सबको वो डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन जब उसने कहा रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगी तो केवल OR और NOR को मिलेगी, NR को वो डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद कुछ डिडक्शन होंगी जो ऑल असेसीज को मिल जाएंगी। मतलब क्या?
चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे एचयूएफ हो, कंपनी हो, फर्म हो, एओपी बीओआई हो, लोकल अथॉरिटी हो, एजेपी हो, सबको वो डिडक्शन मिलेगी। तो कुछ ऑल को भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इतना इतना नैरो होके इस बात को ध्यान में रखना कि कहां पे इंडिविजुअल लिखा हुआ है, कहां पे इंडिविजुअल एचयूएफ लिखा हुआ है, कहां पे रेजिडेंट इंडिविजुअल लिखा हुआ है, कहां पे ऑल एसेट्स लिखा हुआ है। उसके बाद पेमेंट रिगार्डिंग, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पेमेंट रिगार्डिंग हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम के पेमेंट के लिए डिडक्शन मिल रही है, एलआईसी के प्रीमियम के लिए डिडक्शन मिल रही है, कौन सी प्रीमियम के लिए डिडक्शन, किस चीज की पेमेंट कर रहे हो जो डिडक्शन मिल रही है आपको। उसके बाद अमाउंट, फिर बहुत बड़ी बात, जैसे अभी ये सेक्शन 80C से मैं क्लास शुरू करूंगा और आज की क्लास उसी पे लगा दूंगा, ठीक है। 1,50,000 की डिडक्शन मिलनी है मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम 25,000 रुपए की डिडक्शन मिल रही है। तो अमाउंट पता होना जरूरी है। कुछ एक आध डिडक्शन ऐसी हैं जहां पे कोई लिमिट नहीं है, मतलब जितनी भी पेमेंट करोगे अलाउड हो जाएगी, ठीक है। सर कंडीशन किस टाइप की आ सकती है? बेटे कंडीशन इस टाइप की आ सकती है, अब मैंने कहा कि आप ना एफडी कराओ 5 साल से ज्यादा की, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। आज आपने कहा कि सर आज ही लो एफडी करा देते हैं, डिडक्शन मिलेगी ना। एफडी कराई आपने 1 लाख रुपए की 5 साल के लिए और आपने डिडक्शन ले ली, और अगले साल आपके दिमाग में आया यार डिडक्शन ना ले तो ली, लेकिन ना एफडी ज्यादा अमाउंट की होगी, पैसे की तो जरूरत पड़ेगी मेरे को, और अगले साल आपने एफडी तोड़वा ली, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें अगर आपने की तो हम लोगों ने कुछ कंडीशन लगी हुई है, जैसे 5 साल की एफडी कराई, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, ठीक है ना। इंश्योरेंस प्रीमियम आपने इस साल इंश्योरेंस कराया, अगले साल तोड़वा दिया, आपको कोई डिडक्शन हम लोगों ने अलाउ की, अगले ही साल आपने कुछ जानबूझ के गलत किया और आपने वो डिडक्शन का बेनिफिट खो देंगे, ठीक है ना। तो वो कंडीशन जरूर पड़नी है, जैसे कुछ हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह की, कुछ हेल्थ से रिलेटेड हम आपको डिडक्शन अलाउ करने वाले हैं, मेडिकल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, तो वहां पे आपसे डॉक्टर का सर्टिफिकेट वगैरह मंगवा रहे हैं, तो ये चीजें हैं। तो ऐसे हम लोगों को डिडक्शंस पढ़नी है, ठीक है, ऐसे हम लोग डिडक्शंस पढ़ने वाले हैं। तो ये 5 जब भी हम डिडक्शन पढ़ रहे हो तो ये 5 हेडिंग दिमाग में आ जाएंगी ना, काम बन जाएगा। पहला सेक्शन, दूसरा कौन सी एसएससी को मिलेगी, तीसरा किस पेमेंट के रिगार्ड में मिलेगी, चौथा अमाउंट लिमिट कितनी है, और 5वां कोई कंडीशन थी क्या। ये 5 क्वेश्चन, कोई भी डायरेक्शन देखो, ये 5 क्वेश्चन अपने दिमाग में हिट करा लो, अपने आप चीजें याद आ जाएंगी। मैं न्यूमोनिक वगैरह कुछ जानता नहीं, मैं अनपढ़ आदमी हूं, ज्यादा पढ़ा लिखा हूं नहीं, तो इस वजह से आपको कोई शॉर्टकट वगैरह नहीं दे सकता। अपने दिमाग में क्वेश्चन हिट कराओ, अपने आप चीजें याद आएंगी। डन, समझ में आती है बात? डन है सर। अब बेसिक से कुछ चीजें उठाते हैं, क्या कहता है, आइएगा पढ़ना शुरू करते हैं। सेक्शन 80A से लेकर 80U तक का ये चैप्टर है हम लोगों का, और अपने नोट्स में ये चार्ट बना लीजिएगा, ये अच्छा सा चार्ट बना लीजिएगा, ठीक है। और इस कैटेगराइजेशन में हम लोग डिडक्शन का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक से अपना टॉपिक उठाते हैं, एकदम ध्यान दो। बेसिक्स ऑफ क्लेमिंग डिडक्शन, कुछ बेसिक बातें जो डिडक्शन क्लेम करने के लिए जरूरी हैं। सेक्शन 80A क्या कहता है? सेक्शन 80A, मेरे को हाईलाइटर दो भाई, कहते हैं डिडक्शन शैल नॉट एक्सीड ग्रॉस टोटल इनकम। ओ ये कौन सी बात हो गई? मतलब क्या कह रहा है, सीधी सीधी अगर हम बात समझें कि सर आपको सैलरी की इनकम है, आपके पास सैलरी की इनकम आई, आपके पास हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आई, आपके पास पीजीबीपी की इनकम आई, आपके पास कैपिटल गेट की इनकम आई, आपके पास आईओएस की इनकम आई, तो ये आपका बना जीटीआई। हाँ बना। तो 80C से लेकर 80U तक की जो डिडक्शंस हैं वो आपकी जीटीआई के अमाउंट से एक्सीड नहीं हो सकती। मतलब क्या, अगर आपकी 12 लाख रुपए की जीटीआई बनी है एग्जाम्पल, और आपने 80C से 80U में आपने कोई पास्ट कुछ पहले का पैसा रखा हुआ था, ये रखा हुआ था, वो लिखा हुआ था, और कर आगे आपने पेमेंट कर दी है, या डिडक्शन का अमाउंट आपका बन रहा है 15 लाख रुपए का, तो आपको जो डिडक्शन मैक्सिमम मिलेगी वो 12 लाख रुपए ही मिलेगी, वो आपको 15 लाख नहीं मिल सकती। सर ये बात क्यों कह रहे हो? बेटे मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लोगों ने पीजीबीपी का चैप्टर पढ़ा था, ऑल्दो वहां पे सारी चीजें ठीक हो गई हैं, लेकिन वहां पे कुछ सेक्शन ऐसे थे, सेक्शन 35 रिसर्च का सेक्शन ऐसा था कि अगर आप 100 रुपए दो तो 150 रुपए या 125 रुपए की डिडक्शन क्लेम कर लो, तो पेमेंट कम की, डिडक्शन हम लोगों ने ज्यादा ले ली। तो यहां पे ये बात क्लैरिफाई कर रहा है। जैसे यहां पे एक सेक्शन हम लोगों को मिलेगा 80GGC, वहां पे क्या है कि आप पॉलिटिकल पार्टी को जो भी पेमेंट करोगे उतने की आपको डिडक्शन मिल जाएगी, चाहे आप 10 लाख रुपए पे कर दो। अब मैं कहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टी मेरे भाई की है, तो 12 लाख रुपए मैंने इस साल कमाए थे और मेरे
पहले की सेविंग्स रखी हुई थी और उठा के 15 लाख रुपए मैंने अपने भाई को दे दिए, मेरे को डिडक्शन तो क्लेम हो जाएगी, लेकिन अब मैंने 15 लाख रुपए दिए, डिडक्शन मेरे को मैक्सिमम जीटीआई के अमाउंट तक की डिडक्शन क्लेम हो सकती है, उससे ज्यादा की नहीं हो सकती। अब पढ़ लेता हूं, समझ में तो आई गया। In computing the total income of the assessee, there shall be allowed from his gross total income in accordance with and subject to the provision of this chapter. इस chapter के according ही आपको deduction, the deduction specified under section 80C to 80U, deduction यहाँ पे दे रखी है। The aggregate amount of deduction shall not in any case exceed the GTI। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। इन केस ऑफ एओपी बेकार की बात नहीं, यहाँ समझ लेंगे, इतना ही बहुत है। वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने को पूछेगा, सर कमेंट कर दो कि क्या हमारी जो डिडक्शंस हैं वो जीटीआई से ज़्यादा हो सकती हैं, तो आपने कमेंट कर देना और ये दोनों पॉइंट लिख देने हैं, सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। आ जाओ नेक्स्ट 80AB कहता है डिडक्शन स्पेसिफाइड अंडर चैप्टर 6A जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अंडर हेडिंग सी बेटे, हेडिंग सी। ओ ये बड़ी वाली डिडक्शन जो हमें पढ़नी नहीं है, फिर ये क्यों बातें कर रहा है, चलो सुनते हैं इसकी बात क्या कह रहा है। ये हेडिंग सी की बात कर रहा है, हेडिंग सी की बात कर रहा है। आओ क्या कहता है, डिडक्शन स्पेसिफाइड अंडर चैप्टर 6A अंडर हेडिंग सी, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम, जो मैंने आपको बताया, शैल बी अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट such income computed in accordance with the provision of Income Tax Act 1961 included in the gross total income of the assessee। ये क्या बात कह रहा है, सुनो मेरी बात, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मैं डिडक्शंस की भी बात करूंगा, लेकिन डिडक्शन वो वाली डिडक्शन वैसी ही है ऐसा नहीं, बस एग्जांपल के लिए। जैसे मैं कहता हूं कि 80IA एक डिडक्शन है बेटे, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए मिलती है, या 80QQ भी तो हमारे कोर्स में है ना, 80JJ भी है। जैसे ये वाली डिडक्शन है, ये कहता हूं मैं बुक्स की रॉयल्टी पे मिलती है 80QQ की, हाँ 80QQ की बुक्स की रॉयल्टी के लिए मिलती है। तो अगर मैं बुक्स लिखता हूं तो मेरे को रॉयल्टी मिल रही है। सपोज करो मेरी रॉयल्टी इनकम है 2.5 लाख रुपए की, 2.5 लाख रुपए की रॉयल्टी इनकम, और मेरी डिडक्शन जो बन रही है वो 2.5 लाख रुपए यहीं से क्लेम हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा की डिडक्शन मैं क्लेम ही नहीं कर सकता। मतलब इस वाले हेडिंग की जो डिडक्शंस हैं उन बिजनेस से रिलेटेड इनकम तक ही मैक्सिमम डिडक्शन अलाउ हो पाएगी, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगी। मतलब अगर 10 लाख रुपए का आपको इनकम हुई है तो उस हेडिंग से ही 10 लाख रुपए की डिडक्शन सेटअप हो सकती है, और कहीं पे उस बिजनेस की इनकम से ही 10 लाख रुपए की इनकम आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, और ज्यादा नहीं जा सकते। सर थोड़ा सा और समझाओ बेटे, समझो ना इस बात को। मैंने सैलरी की इनकम कमाई 6 लाख रुपए और मैंने 1.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस 80C में डिडक्शन क्लेम कर ली, तो 1.5 लाख रुपए की मेरे को डिडक्शन मिल जाएगी। अब वो 1.5 लाख रुपए चाहे सैलरी की इनकम से पे किए चाहे कहीं से मर्जी पे किए, लेकिन ये कह रहा है कि यहां पे जो डिडक्शंस क्लेम करोगे पीजीबीपी के हेड में, क्योंकि यहां की ज्यादातर सारी की सारी डिडक्शंस जो है पीजीबी के हेड में पहले बिजनेस की इनकम बनती है और नीचे क्लेम होता है। तो पहले जब पीजीबीपी की वो इनकम बन गई तो डिडक्शन मैक्सिमम उतनी क्लेम होगी जितनी इनकम पीजीबीपी में आपने दिखा रखी है, उससे ज्यादा क्लेम नहीं हो पाएगी। तो दोबारा एक बार पढ़ लीजिए, डिडक्शन स्पेसिफाइड अंडर चैप्टर 6A अंडर हेडिंग C, deduction in respect of certain income shall be allowed only to the extent of such income computed in accordance with the provision of Income Tax Act is included only in the gross total income of the assessee। डन है सर। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। 80AC अगेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके ऊपर और 80A के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं। डिडक्शन शैल नॉट बी अलाउड अनलेस रिटर्न इज फर्निश। बेटे रिटर्न के प्रोविजन हम लोगों ने पढ़े नहीं है, लेकिन मैंने टाइम टू टाइम आपसे बात की है। रिटर्न होती क्या है बेसिकली, रिटर्न में हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि हमारी पांचों हेड में इनकम कैसे कैलकुलेट हुई, हम लोगों ने कितना इनकम टैक्स पे कर दिया, कितना पेबल है, वो सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। अब पढ़ते हैं क्या है प्रोविजन। वेयर इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ एनी प्रीवियस ईयर एनी डिडक्शन इज एडमिसिबल under any provision of this chapter under heading C। In this heading C, deduction in respect of certain income, no such deduction shall be allowed unless
he furnish a return of his income for such assessment year on or before the due date specified under section 139(1)। क्या कहना चाह रहा है बेटे? कहना ये चाह रहा है कि जो 139(1) की ROI फाइलिंग की जो ड्यू डेट है, उस डेट तक जो चैप्टर 6A की हेडिंग की डिडक्शंस हैं, सॉरी चैप्टर हेडिंग सी की जो डिडक्शंस हैं, चैप्टर 6A हेडिंग सी की जो डिडक्शंस हैं, वो आपने रिटर्न की ड्यू डेट तक अगर क्लेम कर ली तो बढ़िया है, वरना वो आपको बाद में अलाउड नहीं होंगी। फिर दोबारा पढ़ लीजिए। वेयर इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ एनी प्रीवियस ईयर ऑफ एन एसएससी ऑफ एनी प्रीवियस ईयर, एनी डिडक्शन इज एडमिसिबल अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर अंडर हेडिंग सी, नो सच डिडक्शन शैल बी अलाउड अनलेस ही फर्निश, एक तो ये कह रहा है अनलेस ही फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम ऑन और बिफोर ड्यू डेट, रिटर्न फर्निश हो जानी चाहिए रिटर्न की ड्यू डेट तक। ये नहीं है कि रिटर्न की ड्यू डेट निकल गई है, रिटर्न बाद में बिलेटेड रिटर्न सबमिट कर रहे हो तो भी आपकी डिडक्शन अलाउ हो जाएगी, नहीं, रिटर्न भी सबमिट होनी है और रिटर्न ड्यू डेट तक ही सबमिट होनी है, तभी चैप्टर 6A हेडिंग सी की डिडक्शंस आपको अलाउड होंगी। रिकॉल करने को कह रहा है, क्या रिकॉल करने को कह रहा है? हेडिंग सी कवर फॉलोइंग सेक्शन 80IA, 80IAB, 80IC, 80IB, 80IAB, BA, 80IC, मेरे को भी नहीं इतने याद थे, देखो यहां पे ज्यादा लिख दिए मैंने, ठीक है, ये सारे, इसमें एक 80M हो गया, 80P, हाँ हो गया, सारे हो गए, ठीक है। तो ये हेडिंग सी से रिलेटेड डिडक्शंस हैं, ये डिडक्शंस आपको तभी अलाउ होंगी जब आपने रिटर्न टाइम पे फर्निश करते हुए ये डिडक्शन क्लेम कर ली होंगी। डन सर, ये मेरा बेसिक कंप्लीट हो गया। अब आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन मेरे को ये टॉपिक कंप्लीट कराना है, एक सेक्शन भी आज मेरा हो जाएगा तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा, और मेरे को ये सेक्शन कंप्लीट करना है। मेजर सेक्शन है, 80C सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सेक्शन है। बेटे सब लोगों ने सुना हुआ है, आप अपने पेरेंट्स से भी सुनते होंगे, 80C एक मेजर सेक्शन है, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे मैंने आपको बनाया था, मैं यहीं पे अगर मैं बात करूँ इस टेबल को, ये टेबल आप खुद जितना बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ जो है ना, ये वाली उंगली जो है, इनका कनेक्शन यहाँ से होता है, तो जब हम लिखते हैं तो आधी चीज़ें यहाँ पे स्टोर हो जाती हैं और उनको रिकॉल करते रहें तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं। तो प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो हम पहला सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं बेटे, सेक्शन 80C असेसी। कौन से असेसी को ये डिडक्शन मिलेगी? बेटे लिखा हुआ है इंडिविजुअल को और एचयूएफ को। कौन से इंडिविजुअल एचयूएफ को? ओआर को, एनओआर को या एनआर को? बेटे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब चाहे नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है, लेकिन जो आप पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं उन पॉइंट्स की फुलफिलमेंट कर दी तो डिडक्शन उसे भी मिल जाएगी। आइए बात सुने। तो डिडक्शन मिलेगी इंडिविजुअल ऑब्लिक एचयूएफ को, ठीक है। पेमेंट रिगार्डिंग, अच्छा पहले तो क्वांटम ऑफ अमाउंट, क्वांटम ऑफ अमाउंट कितना दे रखा है? देखो मैंने जानबूझ के इसको इस पैटर्न में नहीं बनाया क्योंकि आप खुद बनाओ, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट दे रखा है 1,50,000 और पेड विच एवर इज लेस, ठीक है। अब पेमेंट जो है ना यहां पे बहुत सारी दे रखी है, 1, 15, केवल 16 पेमेंट दे रखी है, केवल 16। बस इन 16 पेमेंट को आपने याद करना है, ठीक है। अब कैसे करोगे वो तो आप जानो, सीख आपने करनी, मैंने तो कर ली जैसे करनी थी, ठीक है ना। मेरे टीचर अच्छे थे, तुम्हें को गंदा मिला तो क्या किया जाए। आ जाओ, अब यहाँ पे एक पॉइंट जरा पढ़ लो, डिडक्शन शैल बी अलाउड ओनली व्हेन द अमाउंट हैज बीन एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये बात हम कंडीशन में लिख लेते हैं। हम लोगों का प्रीवियस ईयर है 1/4/2021 से लेकर जो कि 31 मार्च 2022 पे खत्म होएगा बेटे, ठीक है। तो 31 मार्च 2022 पे खत्म होएगा। हम लोगों ने इन दोनों डेट्स को इंक्लूड करके जो पेमेंट कर दी है मैक्सिमम 31/3/2022 तक, उसी की डिडक्शन हमें अलाउ होगी। हमें उसके बाद की पेमेंट, उससे पहले की पेमेंट कोई अलाउड नहीं होगी। और ये 16 पॉइंट हम लोगों ने याद करने हैं केवल, ठीक। तो ये 16 पॉइंट हम लोग अभी याद कर लेते हैं, क्या दिक्कत है बेटे? देखो मैं याद तो करा नहीं सकता, लेकिन हाँ मैं समझा आपको ने की आपको कोशिश करता हूं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम,
तो हम पहली बार इस शब्द से रूबरू होने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा बेटे। मैं कंसेप्चुअली आपको चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हम लोगों की दो तरह की होती है बेटे। एक होती है हम लोगों की लाइफ इंश्योरेंस, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, या मैं 3 पार्ट्स में कर देता हूं। एक जनरल इंश्योरेंस होती है और एक होती है हम लोगों की हेल्थ इंश्योरेंस। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ठीक। अब ये जो इंश्योरेंस होती है बेटे, इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि मैंने कोई चीज का इंश्योरेंस कराया, मतलब उन लोगों ने मेरे से कुछ प्रीमियम अमाउंट ले लिया, कुछ पैसे ले लिए, और अगर वो चीज का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो वो मेरे को ठीक करवा के देंगे। जैसे ये जनरल इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं मैं, जैसे कार का इंश्योरेंस हो गया, किसी भी व्हीकल का इंश्योरेंस हो गया, इवन मोबाइल का भी आप इंश्योरेंस करा लेते हैं, ठीक है ना, स्टॉक का भी आप इंश्योरेंस करा लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप एक प्रीमियम अमाउंट देते हैं, प्रीमियम अमाउंट आपने पे किया, ठीक है, वो प्रीमियम अमाउंट आपका साल भर तक वैलिड फॉर, ध्यान से सुन ले लो, वैलिड फॉर 1 ईयर। जनरली क्या होता है, 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। मतलब मैंने कार का इंश्योरेंस कराया, मेरी कार का इंश्योरेंस गया लेट से 15,000 रुपए का। अब 15,000 रुपए का ये इंश्योरेंस चला गया, अगर इस दौरान मेरी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी मेरी गाड़ी को ठीक करा के देगी, जो भी खर्चा आएगा वो उनके पल्ले। अब इतना भी बड़ा बनिया नहीं हूं भैया, इंश्योरेंस कराया मैंने, गाड़ी का एक्सीडेंट तो हुआ नहीं, खुद ले जाके दीवार में मार दो, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। तो इंश्योरेंस चल रहा है ना माइक, हाँ, तो इंश्योरेंस का ये हिसाब किताब, क्लियर है बात। तो हेल्थ इंश्योरेंस का क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस में भी क्या होता है, हम प्रीमियम देते हैं, प्रीमियम देते हैं, ठीक है। अब ये प्रीमियम भी जो वैलिड होता है नॉर्मली वैलिड फॉर 1 ईयर, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया, अब हेल्थ इंश्योरेंस कराया, प्रीमियम दे दिया हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को, आप टूट फूट गए तो नहीं, आप ना टूटो फूटो, मैं टूट फूट जाऊं, बस तुम्हारा कोर्स हो जाओ फिर कंप्लीट। सुनो, आप टूट फूट गए इन द सेंस कि एक्सीडेंट हो जाता है बंदे का, कोई सीवियर इंजरी हो जाती है, बीमार पड़ जाता है, तो उस केस में हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह के खर्चे, हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे इंश्योरेंस कंपनी बियर करती है। तो आपने सपोज करो इवन 15,000 रुपए का भी इंश्योरेंस कराया और आपके हॉस्पिटलाइजेशन में, खुदा ना खास्ता यार क्यों ऐसी बोलूं, किसी की भी हॉस्पिटलाइजेशन में 12-15 हज़ार रुपए लग गए, वो सॉरी 2-3 लाख रुपए लग गए, तो वो 2-3 लाख रुपए अब कहां से आ जाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी से आ जाएंगे। अब यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी कैसे सिक्योर्ड है, कोई बंदा खुद ही जाके थोड़ी ना हॉस्पिटल में पड़ जाएगा, यार मेरा हेल्थ इंश्योरेंस हुआ है तो, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब लाइफ इंश्योरेंस का फंडा एकदम अलग हो जाता है, लाइफ इंश्योरेंस का फंडा एकदम अलग हो जाता है। कैसे अलग हो जाता है, लाइफ इंश्योरेंस अपने आप में एक सेविंग है, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, और एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी। कैसे, समझिएगा बेटे, अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए। यहां पे आप प्रीमियम अमाउंट दे रहे हैं, लेकिन यहां पे आप लाइफ का इंश्योरेंस करा रहे हैं। अब ये थोड़ी ना लाइफ का इंश्योरेंस करा रहे हो, प्रीमियम दे रहे हो, भैया बंदा मर गया तो बंदा वापस लाके आना पड़ेगा आपको भगवान की जी के घर से, आपने इंश्योरेंस किया, ऐसा तो होने नहीं वाला। समझ में आ रही है आपको भी अब, ठीक है। अब इंश्योरेंस कराया, लेट से एक बंदे ने 15 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराया, लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है ना। जितने अमाउंट का इंश्योरेंस कराया जाता है बेटे, उसे बोला जाता है सम एश्योर्ड। क्या बोला जाता है इसे, सम एश्योर्ड। मतलब क्या कि अगर वो बंदा मर गया तो इतना पैसा तो मिलेगा, दैट इज अ सम एश्योर्ड, वो डे 1 पे फिक्स हो जाता है। मतलब क्या, जैसे अगर मैं कहता हूं मैंने 15/4/2021 को इंश्योरेंस ली 15 लाख रुपए की, तो पहला इंश्योरेंस देने के बाद खुदा ना खास्ता क्या हो जाए कि मेरा रोड पे चलते हुए एक्सीडेंट हो गया, तो अब वो 15 लाख रुपए तो सम एश्योर्ड है कि मेरी फैमिली को, सो कॉल्ड फैमिली को मिलेगा ही मिलेगा। मेरे तो चाहता हूं मैं सारा पैसा लेके जाऊं, वो इंश्योरेंस कंपनी भी रख दे, जला दे, ठीक है, समझ में आ रही होगी आपको मेरी भावना। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं तो ये 15 लाख रुपए भी मेरे घर वालों को मिल जाएगा, दैट इज अ सम एश्योर्ड, डे 1 पे हो गया। तो अब एग्जांपल ले रहा हूं,
सपोज करें कि जो ये 15 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया है, इसका एक टर्म होता है। टर्म बेटे कि कितने टाइम के लिए लिया है। जैसे सपोज करें मैंने 20 सालों के लिए लिया, मतलब अब मैं 20 सालों तक के लिए इंटैक्ट हो गया कि मैं 20 सालों तक प्रीमियम अमाउंट भरता रहूंगा, 20 सालों तक मैं प्रीमियम अमाउंट भरता रहूंगा। जैसे सपोज करें इसका प्रीमियम अमाउंट आया लेट से 60,000 पर ईयर, 60,000 पर ईयर। तो जब मैंने 15/4 को ये पहला 60,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी को दिया, 60,000 रुपए दिया, उसी दिन मेरी लाइफ सिक्योर्ड हो गई। सिक्योर्ड क्या हो गई? क्या मरूंगा नहीं बेटे, मर गया तो ये 15 लाख रुपए मेरी फैमिली को मिल जाएंगे। दैट इज अ सम एश्योर्ड। समझ में आई बात? सर आपको भीम पिता वाला मां वाला वरदान मिला हुआ, इच्छा मृत्यु का, जब तक चाहोगे जब तक मरोगे नहीं। तो बेटा उस केस में क्या होगा कि मैं 20 साल तक भी नहीं मरूंगा। मैं इतनी जिंदगी नहीं चाहता, जल्दी जल्दी निकल लो, टाइम से निकल लो, बेटर रहता है। ठीक है, अब कहते हैं कि अगर सपोज करो कि 20 साल तक भी बंदा जिंदा रहा, अगर मर गया मतलब डेथ हो गई, एक ऑप्शन तो क्या हुआ कि डेथ हो गई इन 20 सालों में, तो ये सम एश्योर्ड मिल जाएगा। दूसरा क्या है कि मैच्योरिटी आ गई। मैच्योरिटी मतलब, मैच्योरिटी का क्या मतलब कि ये सारा का सारा, मतलब 20 साल तक बंदा मरा नहीं और सारा का सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी के पास पड़ा है। तो इंश्योरेंस कंपनी मैच्योरिटी के टाइम पे सम एश्योर्ड, ध्यान से समझिएगा, सम एश्योर्ड प्लस उनका अपना कैलकुलेशन का बोनस का तरीका होता है वो, प्लस इंटरेस्ट, ये आपको पे कर देते हैं मैच्योरिटी के टाइम पे। डेथ के टाइम पे सम एश्योर्ड तो पे करते ही करते हैं, लेकिन सपोज करें जैसे मैंने 20 साल का इंश्योरेंस करवा रखा है, मैं 15 साल बाद मरा, तो 15 साल तक तो वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी के पास रहा ना, तो उस केस में भी बोनस प्लस इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है। ये बात समझ में आती है? अब ध्यान से सुने, तो अब हम पूरी की पूरी बात समझते हैं लाइफ इंश्योरेंस की। तो ये जो प्रीमियम अमाउंट हम दे रहे हैं बेटे, इसकी हमें डिडक्शन मिल जाती है, डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C जो हम पढ़ने जा रहे हैं। एक बात, दूसरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगेन दूसरी बात भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो हमें डेथ के टाइम पे या मैच्योरिटी के टाइम पे पैसा मिलता है, कुछ कंडीशंस अगर हमारी सेटिस्फाइड होती हैं तो ये पैसा भी हमारा सेक्शन 10 क्लॉज 10D, सेक्शन 10 क्लॉज 10D में फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है बेटे, पूरा का पूरा पैसा एग्जेम्प्ट होता है, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ठीक है, वो कंडीशन भी मैं अब पढ़ते पढ़ते आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब हमें लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी बातें समझ में आ गई। हेल्थ इंश्योरेंस का भी मैंने कुछ पार्ट आपको समझाया, बाकी एक से डिडक्शन हम लोग ये हेल्थ इंश्योरेंस पे करेंगे तो जब हम समझ लेंगे। आइए, तो अब हमें हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी बातें डिटेल में समझ चुके। प्रीमियम अमाउंट जाएगा, जब तक जाएगा उसकी हमें डिडक्शन मिलेगी 80C में, जब तक लॉ का ये सेक्शन है, अभी तक तो है ही है। ठीक है, तो 80C में उसकी हमें डिडक्शन मिलेगी। चलिए, अब बात आती है कि जो हेल्थ जो लाइफ इंश्योरेंस कराना है हम लोगों ने, वो लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम हम जो पे कर रहे हैं, देखो सपोज करें आपके फादर हैं, आप तो डिपेंडेंट है अपने फादर के ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि आप अभी कमाते नहीं है, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो कमाएंगे। तो आपके फादर जो आपके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेंगे, वो भी उनको डिडक्शन मिल जाएगी या सिर्फ अपने लिए मिलती है? तो अब हम लोगों को एक पॉइंट और हम लोगों के दिमाग के लिए और बढ़ गया कि जब हम प्रीमियम दे रहे हैं तो वो प्रीमियम दे मैं रहा हूं, मैं किस किस का दे सकता हूं कि प्रीमियम की डिडक्शन मेरे को मिल जाए। तो ध्यान से सुनो क्या कहता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन लाइफ ऑफ इंडिविजुअल के केस में, क्योंकि इंडिविजुअल को भी डिडक्शन मिलती है ये वाली और एचयूएफ को भी मिलती है, तो इंडिविजुअल के केस में इंडिविजुअल को किस किस की डिडक्शन अवेलेबल होगी? सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन। बहुत ध्यान से समझने वाली बात, सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन। इसका मतलब अगर मैं अपने फादर या मदर की लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करूं तो उसकी डिडक्शन मेरे को नहीं मिलेगी, लेकिन मेरे पापा मेरी मम्मी मेरी लाइफ इंश्योर करा के उसका प्रीमियम पे करें तो उनको डिडक्शन मिल जाएगी, क्योंकि यहां पे पेरेंट्स नहीं लिखे हुए। समझ में आती बात? अगेन बच्चे बहुत उल्टे सीधे क्वेश्चन करते हैं, और उल्टे सीधे क्वेश्चन नहीं कहूंगा, अच्छी बात है, क्वेश्चन आने चाहिए। चिल्ड्रन,
हाउ मैनी चिल्ड्रन, सन और डॉटर, किसके लिए? तो बेटे यहां पे चिल्ड्रन लिखा है तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी नहीं लिखे हुए, तो इसका मतलब क्या है, 2 बच्चे हो 3 बच्चे हो, प्रीमियम पे करोगे, डिडक्शन मिल जाएगी। नेक्स्ट, मेल या फीमेल, मेजर या माइनर, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो चाहे मेजर चाइल्ड हो, जैसे आप बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ 18 साल के हो चुके होंगे, तो भी आपके पेरेंट्स आपके लिए अगर प्रीमियम पे कर रहे हैं तो भी डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। मेजर हो, माइनर हो, ठीक है। सर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, बेटे कुछ लिखा है क्या? आप खुद बताओ, कुछ लिखा है? नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब क्या कि अगर मैं आज की डेट में डिपेंडेंट नहीं हूं, इंडिपेंडेंट हूं, अपना कमा खा रहा हूं, लेकिन मेरे फादर मेरे लिए लाइफ इंश्योरेंस कराएं और उसका प्रीमियम पे करें, तो मेरे फादर को उस चीज की डिडक्शन मिलेगी। मेजर, माइनर, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। अब एक और चीज, स्टेप चाइल्ड या रियल चाइल्ड, तो वो भी कुछ नहीं लिखा हुआ। इवन स्टेप चाइल्ड होगा, अडॉप्टेड चाइल्ड होगा, उसके लिए भी डिडक्शन मिल जाएगी कानूनी तौर पे, ठीक है। एचयूएफ है, एचयूएफ के तो सारे मेंबर्स, मतलब फादर हैं, फादर साहब हैं, दादाजी हैं, अपने बच्चों के, उनकी वाइफ्स के, ठीक है, ग्रैंड चाइल्ड के, 3 पीढ़ियां कवर होती है, तो सबके लिए फॉर एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ, उसके लिए डिडक्शन मिल जाएगी उन्हें। भाई क्या हो रहा है, हाईलाइटर दो, ये आ गया, ठीक है ना, एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। बेटे अब जरा ध्यान से सुनो, कुछ अमीर लोग होते हैं, वो ना शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लेते हैं। 10 लाख का इंश्योरेंस लिया, 5 साल में प्रीमियम देके खत्म कर देंगे। क्यों? 10 लाख का प्रीमियम लिया, 5 साल में प्रीमियम दो, खत्म हो गया, क्योंकि उसके बाद मेरा बिजनेस कम होने वाला या कुछ है, जो भी समझ होती है, तो उस केस में जो उनका प्रीमियम अमाउंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सम एश्योर्ड कितना हो गया? 10 लाख। प्रीमियम अमाउंट सपोज करो उनका 2 लाख रुपए जा रहा है, तो प्रीमियम अमाउंट बहुत ज्यादा है। अब प्रीमियम अमाउंट 2 लाख रुपए कौन दे सकता है? ज्यादा अमाउंट कौन दे सकता है? जो ज्यादा कमा रहा होगा वही तो दे रहा होगा, ठीक है ना। तो भैया हम डिडक्शन उनके लिए ला रहे हैं जो एक नॉर्मल इनकम कमाने वाला बंदा है। आप ऑलरेडी ज्यादा कमाने वाले बंदे हो, तो क्यों डिडक्शन क्लेम कर रहे हो? तो ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्यों मैं ये फाउंडेशन बना रहा हूं। कहता है अगर पॉलिसी, ध्यान से देखो क्या लिखता है, इफ पॉलिसी इशूड बिफोर 1/4/2012 then only 20% of the sum assured will be allowed as deduction. If policy issued on or after 1/4/2012 then only 10% of the sum assured will be allowed as deduction. क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दो। हम लोगों ने अभी अभी बात की कि 80C में डिडक्शन कितने की मिल जाती है? 1.5 लाख की मिल जाती है। मतलब क्या, अभी जैसे मैंने एग्जांपल लिया था मेरे वाले केस में, मैंने कितने की इंश्योरेंस कराई है? 15 लाख रुपए की, और प्रीमियम कितना दे रहा हूं? 60,000 रुपए। प्रीमियम कितना दे रहा हूं? 60,000 रुपए। प्रीमियम कितना दे रहा हूं? 60,000 रुपए। अब 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए का सम एश्योर्ड, ये सम एश्योर्ड है ना, ये सम एश्योर्ड है, इसका मैक्सिमम 10% ही मेरे को एज अ डिडक्शन अलाउड हो सकता है। 15 लाख का 10% कितना होता है? 1.5 लाख रुपए। इतना ही डिडक्शन मेरे को अलाउ हो सकता है। मैं तो ऑलरेडी पे ही कितना कर रहा हूं? 60,000 रुपए, तो डिडक्शन मिल जाएगी मेरे को। लेकिन सपोज करो थोड़ी देर के लिए, जो मैंने अभी एग्जांपल लिया, मैंने कहा कि सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपए, ठीक है, लेकिन प्रीमियम पे किया जा रहा है 2 लाख रुपए, ठीक है। तो इसका 10% कितना आएगा बेटे? मेरे पीछे तो नहीं छुप रहा। 10% आएगा 1 लाख रुपए। 10% कितना आएगा? 1 लाख रुपए। लेकिन आप तो प्रीमियम कितना दे रहे हैं? 2 लाख रुपए। आपको डिडक्शन ही नहीं मिलेगी, आपको डिडक्शन ही नहीं मिलेगी। तो मैंने आपको इंश्योरेंस की बात, मतलब अब जो सम एश्योर्ड का 10%, अब ये चीज और देखने वाली है। देखो जो पॉलिसीज होती हैं वो लंबे लंबे टाइम तक होती हैं। तो ये क्या कह रहा है, इधर ध्यान दो, 1/4/2012 एक डेट याद रखनी पड़ेगी, उसका कोई सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। 1/4/2012 से पहले की कोई हुई तो सम एश्योर्ड का 20% प्रीमियम मैक्सिमम अलाउड है। 20% प्रीमियम मैक्सिमम अलाउड है। लेकिन 1/4/2012 को या उसके बाद कोई पॉलिसी ली तो सम एश्योर्ड का
मैक्सिमम 10% प्रीमियम अलाउड है। जैसे मैंने अभी क्या आंसर लिया आपका, मैंने यहां पे बात की, तो अगर 10 लाख रुपए की पॉलिसी है तो 1 लाख रुपए तक का प्रीमियम अलाउड है। वैसे तो 1.5 लाख रुपए की लिमिट है, लेकिन 2 लाख रुपए प्रीमियम गया तो हमें 1 लाख की ही डिडक्शन मिलेगी, जबकि यहां पे पूरे की डिडक्शन मिल सकती है। होप सो मेरी बात क्लियर होगी आपको, ठीक है ना। तो 1/4/2012 से पहले, अगर 1/4/2012 से पहले कराइए तो 20%, 1/4/2012 को या उसके बाद कराइए तो 10% ऑफ द सम एश्योर्ड मैक्सिमम आपको डिडक्शन मिलेगी। ठीक, ये बात फिर दोबारा समझ लेना, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। सम एश्योर्ड 10 लाख है तो उसका 10% 1 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिलेगी, चाहे प्रीमियम आपने 2 लाख रुपए दिया। ठीक है, अब आप कहो कि एटीसी की लिमिट 1.5 लाख है, तो बेटे इसमें इस पर्टिकुलर पॉइंट में अपने आप में लिमिट लगा दी, अपने आप में लिमिट लगा दी। ठीक, अब एक चीज और समझें जरा ध्यान से। 1/4/2012 को पॉलिसी कराई या उसके बाद पॉलिसी कराई तो सम एश्योर्ड का 10% तक आपको डिडक्शन ऐड होगा। बेटे कोई डिसेबल्ड पर्सन है, कौन है? डिसेबल्ड पर्सन। और डिसेबल्ड पर्सन अगर अपनी पॉलिसी करा रहा है या आप डिसेबल्ड पर्सन के लिए पॉलिसी करा रहे हैं, खुदा ना खास्ता, ठीक है, मिस्टर ए हैं, ध्यान से सुनिएगा, मिस्टर ए खुद डिसेबल्ड है, ठीक है ना, तो एक केस। दूसरा, मिस्टर ए नहीं है डिसेबल्ड, लेकिन मिस्टर ए का जो सन है वो डिसेबल्ड है और मिस्टर ए उसके लिए प्रीमियम का पॉलिसी दे रहे हैं, पॉलिसी का प्रीमियम दे रहे हैं। समझ में आई मेरी बात? तो उस केस में क्या होगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये कितना था? 20%। अब जरा ध्यान से देखो, वेयर द प्रीमियम इज पेड, वेयर द प्रीमियम इज पेड फॉर द लाइफ ऑफ अ पर्सन suffering from disability as mentioned in section 80U or specified disease mentioned in section 80 DDB and the policy is issued on or after 1/4/2013, then only 15% of the sum assured will be allowed as deduction. अब ध्यान से सुने, 1/4/2013, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक कराया तो 20%, चाहे डिसेबल्ड है चाहे नॉर्मल है, 20% ऑफ द सम एश्योर्ड। 1/4/2012 से लेकर 1/4/2012 से लेकर, अब प्लीज ध्यान से सुनो, 1/4/2012 से लेकर 31/3/2013 तक, 31/3/2013 तक कराया तो सम एश्योर्ड का 10% ही आपको डिडक्शन अलाउ होगी, चाहे वो नॉर्मल पर्सन है चाहे वो नॉर्मल पर्सन है, चाहे वो डिसेबल्ड पर्सन है। लेकिन 1/4/2013 को या उसके बाद कराया तो नॉर्मल पर्सन के केस में 10% अलाउड होगा और डिसेबल्ड पर्सन के केस में, डिसेबल्ड पर्सन किसी का कराता है या अपना कराता है तो उस केस में 15% अलाउड होगा। ये बात बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रख लेना। वेयर द प्रीमियम इज पेड, where the premium is paid for the life of a person suffering from disability as mentioned in section 80U or specified disease under section 80 DDB and the policy issued on or after 1/4/2013, then 15%। तो उससे पहले तो डिसेबल्ड का भी 10% ही चल रहा था। 1/4/2012 से लेकर 31/3/2013 तक डिसेबल्ड होते या नॉर्मल होते, सभी के लिए 10% चल रहा था। उसके बाद डिसेबल्ड वालों का 15% हो गया और उनका 10%। समझ में आती है बात? डन। तो ये हो गया मेरा एक LIC का पॉइंट कवर हर तरीके से। एक छोटी सी पॉइंट और रह गया और हाईलाइट भी बहुत अच्छा हुआ बेटे। मैंने पॉलिसी कराई, 2 साल प्रीमियम दिया, उसके बाद कहा नहीं यार पॉलिसी नहीं करानी, आप मेरे पैसे वापस दे दो। और उनके पास जमा तो हैं पैसे, और मैं पैसे वापस मांग लूंगा। और मैंने दोनों साल डिडक्शन भी ले ली ATC में,
क्या कहता है जरा देखो, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड एंड एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन of income so allowed in respect of the previous year or years shall be deemed to be the income in case assessee terminates his contract of insurance or where the contract ceases to be in force by reason of failure to pay any premium. By not reviving the contract of insurance, तो क्या कहता है, in case of any single premium policy within 2 years after the date of commencement, in any other case before the premiums have been paid for 2 years. क्या कहता है, सीधी सीधी बात कह रहा है कि अगर आपने कोई पॉलिसी कराई और आपने सिर्फ 2 साल का इंश्योरेंस कराया, कितने साल का 2 साल का प्रीमियम पे किया, और कहते हो इसके बाद मैं नहीं प्रीमियम पे कर रहा, आप रख लो अपना पैसा, मैं तो वो 2 साल का भी जो आपने प्रीमियम पे किया वो आपने जिस साल डिसकंटिन्यू किया आपकी इनकम मान लेंगे, या आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया तो भी आपकी इनकम मान लेंगे. क्या कह रहा है, ये देखो क्या वर्ड क्या यूज किए हैं यहां पे, देखो वर्ड क्या किए हैं, बाय नॉट रिवाइविंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस. आपने कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू नहीं किया, देन इन दैट केस ऑल्सो जो आपने डिडक्शन क्लेम की थी वो आपकी इनकम मान ली जाएगी. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है. ये वाला पॉइंट ये सबको पता होगा कि इंश्योरेंस के रिस्पेक्ट में इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करो तो डिडक्शन मिलती है. ये जो पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े ये पॉइंट्स नहीं पता होंगे, ये पॉइंट जरा ध्यान से सुनना, ठीक है ना. अब आगे कुछ ऐसे पॉइंट आ रहे हैं चुन्नू से जो आपको याद रखने हैं, याद ही रखने हैं, रट्टे नहीं मारने. दिखे पॉइंट तो आपको याद आ जाए, इस हिसाब से ध्यान में रखने. जैसे क्या कह रहा हूं मैं, जैसे प्रीमियम पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ डेफर्ड एन्युटी. डेफर्ड एन्युटी क्या होता है कि आप आज महीने पैसे देते रहो और उसके बाद आपको लमसम पैसा मिल जाएगा, डेफर्ड एन्युटी. इससे फालतू की जानने की जरूरत नहीं. एनी सम डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी पेबल ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर सिक्योरिंग द डेफर्ड एन्युटी. गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कोई पेमेंट काटी जाती है उसकी सैलरी में से फॉर द पर्पस ऑफ डेफर्ड एन्युटी तो भी, ठीक है ना. लिमिट कितनी है यहां पे, अपने आप में लिमिट है 1/5 ऑफ द सैलरी. पॉइंट याद रखना. सुपर एनुएशन फंड, आपने सुपर एनुएशन फंड में कुछ कंट्रीब्यूशन किया तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी. सैलरी के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ रखा है. उसके बाद स्टैट्यूटरी और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड. बेटे सैलरी के चैप्टर में बता दिया था कि आपका एसपीएफ में जो कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट आपको कराती है, आरपीएफ में जो आपका एम्प्लॉयर कराता है, या पीपीएफ में जो आपका एम्प्लॉयर आपके वो आप अपने लिए खुद डिडक्शन अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं उसकी डिडक्शन मिल जाएगी. तो वही सारे पॉइंट दे रखे हैं. पीपीएफ देखो, एसपीएफ में तो एम्प्लॉय के नाम में होगा, आरपीएफ है तो एम्प्लॉय के नाम में होगा. पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड मैं अपने नाम में भी खुलवा सकता हूं तो डिडक्शन मिलेगी. लेकिन यहां पे कह रहा है सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, वाइफ के नाम के लिए भी खुलवाओ और कंट्रीब्यूशन आप दे रहे हो तब भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी. चिल्ड्रन के नाम का आप पीपीएफ अकाउंट खुलवा लो तो भी आप डिडक्शन क्लेम कर लोगे. उसके बाद एनएससी. बेटे पोस्ट ऑफिस की सेविंग सर्टिफिकेट्स आते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स. 8th इशू या 9th इशू में आपने पैसा लगाया या 5,000 के डिनोमिनेशन में आते हैं यूजुअली, इनके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी. डिपॉजिट इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है. कंट्रीब्यूशन टू यूलिप. यूलिप क्या होती है बेटे, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान. मैंने आपको पहले कहीं बताया हो, शायद किसी चैप्टर में तो बात अलग है, वरना फिर समझा देता हूँ. यूलिप क्या होता है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान. बेटे आपके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी है, लेकिन कंपनी के लिए, इंश्योरेंस कंपनी के लिए वो एक प्रोडक्ट है जो अपना माल बेच रहे हैं. अब जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो कहती है कि सर इस पे रिटर्न मिल जाएगा, 5-6% का तो रिटर्न मिनिमम मिल जाएगा. लेकिन आप चाहते हो कि यार ये पैसा तो ज़्यादा फिर बैंक में लगा दो तो भी इतना एफडी का मिल जाएगा, तो क्या फ़ायदा है. तो इंश्योरेंस कंपनी वालों ने अपना काम बढ़ाने के लिए क्या किया, सर आप ना हमें पैसे दो, जैसे आप हमें 15,000 रुपये दो, हम आपका पैसा लाइफ इंश्योरेंस में भी लगाएंगे और शेयर मार्केट में भी लगा देंगे, तो आपके पैसे की ग्रोथ ज्यादा होगी. तो इट इज कॉल्ड एज अ यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान. योर इंश्योरेंस प्लान इज लिंक्ड विद यूनिट्स मींस शेयर मार्केट, ठीक है ना. तो क्या कह रहा है, कंट्रीब्यूशन टू यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और एलआईसी के भी यूलिप्स आते हैं,
और कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड एन्युटी प्लान ऑफ LIC, तो उसके लिए आपको डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन यहां पे एक पॉइंट आया, अभी नोट, इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है, अगर आपने कोई यूलिप ले रखा है जिसका प्रीमियम आप 2.5 लाख से ज्यादा का देते हैं, कितने से ज्यादा का देते हैं, 2.5 लाख, तो अमीर बनने आप पड़े। एग्जेम्पशन अंडर, क्योंकि यूलिप का क्या होता है बेटे, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ये नॉर्मल इंश्योरेंस प्लान की तरह होते हैं, तो इनका भी पैसा जो मैच्योरिटी पे आता है या डेथ पे आता है SSC के, तो वो सारा पैसा एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है ना। एग्जेम्प्ट अंडर, exemption under section 1010D would not be available with respect to any ULIP issued on or after 1st Feb 2021 if the amount of premium payable exceed 2,50,000 for any of the previous years during the term of such policy। कहता है 1 फरवरी 2021 के बाद आपने कोई पॉलिसी ली या पॉलिसीज ली और उस पॉलिसी का प्रीमियम या उन सारी पॉलिसीज का प्रीमियम मिला के 2.5 लाख से ज्यादा का बनता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हम आपको सेक्शन 1010D की एग्जेम्पशन नहीं देंगे, लेकिन वो एग्जेम्पशन भी मिल जाएगी डेथ के केस में। डेथ के केस में वो एग्जेम्पशन मिल जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चले आगे, नोटिफाइड इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम ऑफ यूटीआई की कोई सेविंग स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई कर देती है कि इसकी टैक्स पर्पज से हम आपको डिडक्शन देंगे, तो वो अलाउ हो जाएगा। आगे, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर एंड शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी एंगेज इन द इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द पावर सेक्टर और अप्रूव्ड म्यूचुअल फंड। बेटे अगेन है क्या, कोई पब्लिक कंपनी है, उसके डिबेंचर एंड शेयर्स में गवर्नमेंट आपको कह देती है कि आप इस कंपनी के शेयर्स में, डिबेंचर्स में पैसा लगाइए, हम आपको 80C में डिडक्शन दे देंगे, तो वो चीज़ है, तो नोटिफाई करेगी गवर्नमेंट। अगेन अब आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये पॉइंट मैंने आपको जब हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर था उस टाइम पे भी बताया था, अब थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। बेटे रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, जरा ध्यान से सुनिएगा। जो हाउसिंग लोन होता है उसका EMI चार्ट आ जाता है, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है ना, EMI चार्ट आ जाता है, 1 2 3 4 5, मैंने सपोज करो 20 साल की EMI करा ली है, तो 20 साल की EMI 20 × 12 240, 6, ऐसे करते 240 इंस्टॉलमेंट का चार्ट आ जाएगा। उसमें ये लिखा हुआ होगा कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना पे हो रहा है, इंटरेस्ट अमाउंट कितना पे हो रहा है और EMI कितने की जा रही है। ऑब्वियस सी बात है, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट है तो EMI तो इक्वल होती है, तो आपने एनविटी वगैरह में वो मैथ्स में कैलकुलेशन वगैरह सीख रखी होगी, मेरे को नहीं करवाना, मैं तो उस चीज़ में पढ़ ही नहीं रहा। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये जो EMI है बेटे, ये जो रीपेमेंट है, इस रीपेमेंट में 2 एलिमेंट है, एक है प्रिंसिपल एलिमेंट और एक है इंटरेस्ट एलिमेंट। एक है प्रिंसिपल एलिमेंट, एक है इंटरेस्ट एलिमेंट। जो इंटरेस्ट है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड घर पे भी हो सकता है, लेट आउट वाले पे भी हो सकता है, तो लेट आउट वाले पे तो नो लिमिट के हिसाब से अलाउड है, ठीक है। सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले पे अगर 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो 2 लाख का अलाउड है, अदरवाइज 30,000 रुपए का अलाउड है। याद है या नहीं याद? हम लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी में सब कुछ कर रखा है, तो मैं उसकी बात तो करूंगा नहीं। अब हमारी गवर्नमेंट देखो कितनी उदार है, ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट तो आपका खर्चा है, उसकी डिडक्शन तो हम हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में दे चुके, लेकिन अब हम आपको प्रिंसिपल जो रीपेमेंट की उसकी भी हम आपको 80C में डिडक्शन दे देंगे। तो 80C में हमें प्रिंसिपल रीपेमेंट की भी डिडक्शन मिलने जा रही है। बेटे एक कंफ्यूजन ना हो, ये बात क्लियर कर लेना अपने दिमाग में। ये जो 16 पॉइंट है, हर एक के लिए 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन नहीं मिलनी, 16 के 16 मिला के 1.5 लाख की डिडक्शन मिलनी है। कहीं सोच रहे हो सर हर पॉइंट के लिए 1.5 लाख, गवर्नमेंट तो पागल हो जाएगी, तुम तो गवर्नमेंट को गंजा कर दोगे, 2 रुपए का टैक्स नहीं देना तुम्हें, तो ठीक है। तो 16 के 16 पॉइंट्स में मिलाकर आपको 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिल सकती है। आओ जी समझो इस बात को, ठीक है। तो हम लोगों ने ये बात की। अब पेमेंट टूवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, बहुत फाइन पॉइंट्स हैं समझने वाले, मैंने आपको ऊपर ऊपर से समझाया, अभी डीप में समझेंगे।
पेमेंट टूवर्ड द कॉस्ट ऑफ परचेज ऑब्लिक कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो बेटे रेनोवेशन के लिए आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। किस किस के लिए मिलेगी? परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। अगेन द इनकम ऑफ विच चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब हुआ? सर चार्ज कर रहे होंगे तभी तो। नहीं बेटे, प्रिंसिपल रीपेमेंट जो आपने प्रॉपर्टी बनने से पहले पे किया उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रॉपर्टी जिस दिन वजूद में आ गई, जिस दिन वो अपने पैरों पे खड़ी हो गई। मैंने क्या बताया था हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कब से टैक्सेबल होनी शुरू होती है? जिस दिन उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट जिस दिन मिल गया उस प्रीवियस ईयर में, और उसके बाद जो आपने प्रिंसिपल रीपेमेंट की है उसकी डिडक्शन मिलेगी। उससे पहले जो आपने प्रिंसिपल रीपेमेंट कर दिया उसकी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। आए समझे? तो पेमेंट टूवर्ड द कॉस्ट ऑफ परचेज ऑब्लिक कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी द इनकम ऑफ विच चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन किससे लिया है आपने? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लिया है, एनी अदर बैंक से लिया है, एलआईसी से लिया है, नेशनल हाउसिंग बैंक से लिया है, या फिर एम्प्लॉयर से लिया है, और एम्प्लॉयर आपका स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है या पब्लिक कंपनी है या यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, लोकल अथॉरिटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। मतलब क्या? मेरे मालिक हैं, मेरा एम्प्लॉयर है लाला जी, ठीक है ना, सोल प्रोप्राइटर, उससे लोन ले लिया घर बनाने के लिए, उसको प्रिंसिपल रीपेमेंट कर रहा हूं, नहीं डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, इंटरेस्ट की मिल जाएगी, हाँ 30,000 रुपए तक की मिल जाएगी, क्योंकि बैंक सर्टिफिकेट तो दे नहीं पाऊंगा। ठीक है, मैं जिस फॉर्म में काम कर रहा हूं जे एसोसिएट्स है उसका नाम, पार्टनरशिप फॉर्म है या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप है, वहां से मालिक से कहा मालिक घर बनाना है, लोन दे दो, मालिक उधार, मालिक ने लोन दे दिया, लेकिन प्रिंसिपल रीपेमेंट की डिडक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि मेरा इंप्लॉयर ये नहीं है। डन? समझ में आती है बात? वेरी गुड। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना आप। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है रीपेमेंट ऑफ लोन, सेकंड पॉइंट में नहीं लिखा रीपेमेंट ऑफ लोन। क्या कहना चाह रहा हूं जरा ध्यान से सुनो। मैं बहुत अमीर आदमी हूं, फॉर्च्यूनर में तो आता जाता हूं, रेंज रोवर तो घर के उसमें गैराज में खड़ी हुई है, अरे सॉरी ना, ठीक है ना, तो रेंज रोवर तो खड़ी हुई है और फॉर्च्यूनर में आता जाता हूं। ठीक है, अब मेरे जैसे बंदे को तो लोन लेने की जरूरत ही नहीं है, मैंने इकट्ठा 1 करोड़ रुपए दे के घर खरीदा कैश में, भाई कैश कैश, ठीक है ना। अब क्या मेरे को 80C में डिडक्शन मिलेगी? क्योंकि यहां पे तो रीपेमेंट ऑफ लोन की बात कर रहा है। लेकिन सेकंड पॉइंट क्या कहता है? स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस और अदर एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द ट्रांसफर, तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। मतलब क्या बेटे, अगर कोई बंदा 20-25 लाख रुपए का घर लेता है, लोन नहीं ले रहा, तो रीपेमेंट ऑफ लोन तो है ही नहीं, तो क्या उसको प्रिंसिपल की डिडक्शन नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी जो उसने घर लिया उसकी रजिस्ट्री कराई होगी, तो रजिस्ट्री कराने पर जो उसने पैसे दिए, स्टैंप ड्यूटी दी, उसकी डिडक्शन वो 80C में क्लेम कर सकता है। तो स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस एंड अदर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द ट्रांसफर, उसकी डिडक्शन क्लेम हो सकती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलें आगे। नो डिडक्शन, ये फाइन पॉइंट्स हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, ये फाइन पॉइंट्स हैं जो कोई नहीं बताएगा, नॉर्मली पढ़े नहीं जाते, ये हम प्रोफेशनल एजुकेशन में ही सीखते हैं। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड, अभी तो इतनी कहानी गा दी सर आपने। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड and aggregate amount of the deduction of income so allowed in respect of the previous year or years shall be deemed to be the income in case assessee transfer the property before the 5 years from the end of the financial year in which possession of such property is obtained by him, or receive back any sum whether by way of refund or otherwise। जिस साल में आपको प्रॉपर्टी का पोजेशन मिला, जिस साल में आपको प्रॉपर्टी का पोजेशन मिला, उस साल में आपने डिडक्शन क्लेम की, आने वाले सालों में भी डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, लेकिन जिस साल में प्रॉपर्टी का पोजेशन मिला उसके 5 साल में अगर वह प्रॉपर्टी आपने बेच दी, तो जो आपने डिडक्शन प्रिंसिपल रीपेमेंट की कह के ली थी 80C में, या स्टैम्प ड्यूटी की जो ली थी, डीम टू बी द इनकम इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर इटसेल्फ। गेटिंग इट और नॉट? समझ में आ गई बात? बहुत फाइन पॉइंट्स है। आगे एक पॉइंट और, कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक के किसी टैक्स सेविंग स्कीम में आपने पैसा लगाया तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद
13 पॉइंट को 2 मिनट के लिए स्किप कर रहा हूं, ध्यान दो, 13 पॉइंट को 2 मिनट के लिए स्किप कर रहा हूं। 14 पॉइंट पे आओ, फिक्स डिपॉजिट विद अ शेड्यूल्ड बैंक और अ पोस्ट ऑफिस फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर्स। 5 साल का एफडी करा लो, 5 साल की एफडी करा लो, 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन यहां पे भी ले जाओ। लेकिन माइंडेड अपने नाम की एफडी होनी चाहिए, ना बीवी ना बच्चा ना पेरेंट्स, कोई नहीं, ठीक है ना। इन द नेम ऑफ असेसी ओनली, केवल असेसी के नेम में अगर आपने एफडी कराई है, मतलब जो बंदा एफडी कराएगा उसी को डिडक्शन मिलेगी। सब्सक्रिप्शन टू द नोटिफाइड बॉन्ड्स ऑफ नाबार्ड। डन, वेरी गुड, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हो गए। अब एक और पॉइंट बताना है, अच्छा एक और पढ़ लो। बेटे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 1/1/2004 1/1/2004 ही है जहां तक मेरे को याद है। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज गवर्नमेंट की जॉब अब ज्वाइन कर रहे हैं 1/1/2004 के बाद हो या उसके बाद, तो उनके लिए नॉर्मल पेंशन स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड ओवर हो चुका है। उनके लिए एक नई पेंशन स्कीम आई है जिसका नाम है नेशनलाइज पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम क्या कहता है? अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू हिज एनपीएस अकाउंट, टीयर 2 अकाउंट, ठीक है ना, वो उसमें डिडक्शन डलवाता है, वो उसमें पैसा डलवाता है तो भी उसको डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन कम से कम 3 साल पैसा डलवाना पड़ेगा, ठीक है। 80C में डिडक्शन मिल जाएगी। ये पॉइंट एक बार आगे और आएगा और जब मैं वो आगे बताऊंगा तो एक बार कंफ्यूजन क्रिएट होगी, तो हम दोबारा इस पॉइंट को टेकअप कर लेंगे। कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। चलो ध्यान दो अब मेरी बात। अब आता है मेरा 13 पॉइंट, ध्यान से सुनेगा। सेक्शन 80C पॉइंट नंबर 13 और एक सेक्शन हम पढ़ेंगे बेटे सेक्शन 80E, ध्यान से सुनेगा। सेक्शन 80C कहता है कि अगर आपने अपने बच्चों की ट्यूशन फीस पे की है, किनकी फीस पे की है? बच्चों की ट्यूशन फीस पे की है। पढ़ते हैं, ट्यूशन फीस एक्सक्लूडिंग डोनेशन एंड डेवलपमेंट फीस एट द टाइम ऑफ एडमिशन और thereafter for full-time education for any 2 children of such individual to any university, college, school or other educational institution in India. In India, 2 children, full-time education, tuition fees जो already highlighted थे। ट्यूशन फीस, फुल टाइम एजुकेशन, अप टू 2 चिल्ड्रन इन इंडिया। अगर आप बच्चों की ट्यूशन फीस पे करते हैं, 2 बच्चे, कौन से 2 बच्चे, मेजर या माइनर बच्चे लिखे हैं, तो मैं अपने पापा का चाहे 35 साल का बच्चा हो गया, उनका तो बच्चा ही हूं, ठीक है ना। ट्यूशन फीस पे की जाती है, पापा मेरे लिए ट्यूशन फीस पे कर रहे हैं, ठीक है। फुल टाइम एजुकेशन, मैं एमबीए कोर्स कर रहा हूं आईएसबी हैदराबाद से, फुल टाइम एजुकेशन अप टू 2 चिल्ड्रन इन इंडिया, तो डिडक्शन अलाउ हो जाएगी इन इंडिया। समझ में आई बात? क्लियर है? अब एक सेक्शन खोल रहा हूं आपके सामने 80E, इससे रिलेटेड है तो यहां पे कराना पड़ेगा मैं। अरे सर आपने तो ऑलरेडी लगा रखे हैं, क्या करूं बेटे, पता है ना आप लोग कैसे नालायक हो। देखो मैंने यहां पे भी ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है, कलर कोडिंग इसकी भी ग्रीन है और इसकी भी ग्रीन है, तो याद आ जाना चाहिए, आपको याद आ जाना चाहिए। यहाँ पे 80C पॉइंट नंबर 13 और लिख लें, 80C पॉइंट नंबर 13। 80E की डिडक्शन क्या कहती है? पहली बात डिडक्शन मिलेगी किसे? इंडिविजुअल को।
ये वाली डिडक्शन किसको मिल रही थी? ये वाली डिडक्शन किसको मिल रही थी बेटे? ये वाली डिडक्शन मिल रही है इंडिविजुअल और एचयूएफ को, लेकिन ये वाली डिडक्शन किसको मिलेगी? केवल इंडिविजुअल को। ध्यान से सुनते जाना। पेमेंट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ऑन अ लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन ऑफ हिमसेल्फ और रिलेटिव। यहां पे क्या है? यहां पे डिडक्शन मिल रही है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर एडुकेशन, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर एडुकेशन, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर एजुकेशन। जबकि यहां पे किसकी डिडक्शन है? यहां पे ट्यूशन फीस की है 80C में। ठीक, आगे यहां पे किसकी मिल रही थी? यहां पे किसकी मिल रही है? अप टू 2 चिल्ड्रन की। यहां पे किसके लिए मिल रही है? यहां पे मिल रही है हिमसेल्फ और रिलेटिव। मैं अपनी ट्यूशन फीस दूं, मेरे को डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन मैं कोई कोर्स कर रहा हूं और उसके लिए मैंने लोन ले रखा, उसका इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, क्योंकि हिमसेल्फ भी है और रिलेटिव भी है। रिलेटिव में कौन आता है? रिलेटिव मींस स्पाउस और चिल्ड्रन। ठीक है, तो यहां पे किस किस की डिडक्शन मिलेगी? यहां पे डिडक्शन मिलेगी सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन। माइंडेड कितने चिल्ड्रन? यहां पे नो लिमिट। अब नो लिमिट का मतलब ये नहीं है क्रिकेट टीम खड़ी कर लो, समझ में आ गई? नालायकों, खुश हो गए सारे के सारे। ठीक है ना? तो डिडक्शन किसकी मिलेगी? 80E में किस किस को डिडक्शन मिलेगी? सेल्फ के लिए अगर इंटरेस्ट पे किया तो भी, स्पाउस के लिए पे किया तो भी, बच्चों की एजुकेशन के लिए पे किया तो भी। ठीक है, लेकिन ट्यूशन फीस सिर्फ बच्चों के लिए, स्पाउस के लिए ट्यूशन फीस पे कर रहा हूं तब भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, आगे यहां पे क्या लिखा हुआ है? हायर एजुकेशन मींस any course of study pursued after passing senior secondary examination or its equivalent from any school, board, university recognized by the CGSG or local authority। कहते कोई भी हायर एजुकेशन ले रहे हो। अब हायर एजुकेशन ले रहे हो, यहां पे क्या लिखा हुआ है? फुल टाइम। यहां पे तो फुल टाइम भी हो सकती है और पार्ट टाइम भी हो सकती है। मतलब क्या? यहां पे फुल टाइम डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, कॉरेस्पॉन्डेंस सब अलाउड है, लेकिन ट्यूशन फीस वाले केस में केवल और केवल फुल टाइम एजुकेशन ही अलाउ थी। ठीक है, नेक्स्ट, यहां पे कहीं लिखा हुआ है कि इंडिया में ही एजुकेशन लो? यहां पे नहीं लिखा हुआ, यहां पे इंडिया और एब्रॉड। मतलब क्या? मेरे क्लाइंट हैं, उनकी बेटी एब्रॉड पढ़ती है और उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए एजुकेशन लोन लिया हुआ है। ठीक है ना? तो इंटरेस्ट की पेमेंट उनको अलाउड हो जाएगी, ट्यूशन फीस की नहीं अलाउड होगी। डन? तो इंडिया एब्रॉड दोनों है। आगे डिडक्शन कितने अमाउंट की मिलेगी? मुद्दे की बात पे आओ। वाह वाह, ये पॉइंट तो बहुत ही सॉलिड है। यहां पे मैक्सिमम 1,50,000 है, यहां पे नो लिमिट टेबल है भाई साहब, नो लिमिट। तो यहां पे मैक्सिमम 1.5 लाख की, यहां पे नो लिमिट। समझ में आती है बात? और कुछ? ये वाला पॉइंट भी हो गया, ये वाला पॉइंट भी हो गया, और कुछ बचा है क्या? और कुछ बचा है? और तो सारे पॉइंट अलाउ हो गए। एक पॉइंट मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों आ रहा है, कुछ। हाँ, यहां पे एक चीज और समझ लीजिएगा। ट्यूशन फीस में यहां पे क्या क्या लिखा हुआ है? यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आप सीए की कोचिंग करने जा रहे हैं फेस टू फेस, या फिर मैं कहता हूं कि हमारी ऐप को आपने कुछ फीस पे की, क्या उसकी डिडक्शन मिल जाएगी ट्यूशन फीस में? नहीं मिलेगी। ना तो वो यूनिवर्सिटी काउंट होगी, ना कॉलेज काउंट होगा, ना अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन काउंट होगा। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं, जो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपको पर्ची पर लिख के दे भी दें कि ये ट्यूशन फीस है, उसकी डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होती। ऑल्दो मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आते हैं, सर आप लिख के दे दो अपनी पर्ची पे ट्यूशन फीस है। मैं तो लिख के दे दूंगा, मेरे को क्या जा रहा है, लेकिन 80C में आपको उसकी डिडक्शन क्लेम नहीं होगी। तो मैंने आपको एक तरह से 2 डिडक्शन करा दी आज। एक तो 80C पूरी हो गई मेरी, और एक 80E भी पूरी हो गई। 80E में एक छोटा सा पॉइंट और है, जरा अब इंडिपेंडेंटली 80E पढ़ते हैं। बेटे 80E क्या कहती है? डिडक्शन किसको मिलेगी?
इंडिविजुअल को मिलेगी। किसके लिए मिलेगी? अगर एजुकेशनल लोन लिया है तो उसकी इंटरेस्ट की जो रीपेमेंट हो रही है उसके लिए डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। 80E के नीचे लिखता हूं मैं बेटे। एक बंदा 1/4/2021 को ISB हैदराबाद में, मेरी स्पेलिंग पता नहीं ठीक है या नहीं, ठीक है ना, ISB HYD में पढ़ने गया। इसका 1 साल का या 2 साल का MBA का प्रोग्राम है और उसके लिए इसने 40 लाख रुपए का लोन उठाया। अब लोन का मीटर तो 1/4/2021 से ही चालू हो जाएगा, लेकिन लेट से इसका 2 साल का कोर्स है तो इसका कोर्स 31/3/2022, 31/3/2023, 31/3/2023 को कंप्लीट हुआ। अब एक बात बताओ, बैंक वाले का मीटर तो इस दिन से ही चालू हो जाएगा इंटरेस्ट का, लेकिन क्या ये अपनी रीपेमेंट अभी से करना शुरू कर पाएगा? रीपेमेंट तो जिस दिन इसकी जॉब लग जाएगी, या मैं कहूं कि जिस दिन इसका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उस दिन से शुरू होएगी ना। तो बैंक वालों का लोन की एडजस्टमेंट भी ये होती है, वो लोन आज दे देंगे, मीटर भी चालू कर देंगे इंटरेस्ट का, लेकिन रीपेमेंट आपसे कब मांगनी शुरू करेंगे? जिस दिन आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका कोर्स तो यहां पे कंप्लीट होएगा। समझ में आ रही है बात या नहीं? और इस टाइम तक आपने रीपेमेंट नहीं की। अब ध्यान से सुनो क्या बताना चाह रहा हूं आपको। कहता है डिडक्शन कितने की मिल जाएगी? एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, नो लिमिट। लेकिन रिमार्क्स में क्या लिख रहा है? डिडक्शन फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 8 years स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट लोन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन बिगिंस। जिस दिन से आपने लोन की रीपेमेंट स्टार्ट की है बेटे, जिस दिन से आपकी लोन की रीपेमेंट स्टार्ट हुई है उससे 8 साल तक आपको डिडक्शन दे देंगे। आपने मतलब 8 साल से ज्यादा का अगर लोन ले रखा है तो आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन 8 साल के लिए मिलेगी। ठीक है, चाहे जितना मर्जी इंटरेस्ट हो उसकी फिक्र नहीं, लेकिन मिलेगी मैक्सिमम 8 years तक। मतलब इस बार अमाउंट के ऊपर लिमिट नहीं लगाई, टाइम के ऊपर लिमिट लगाई है, और टाइम भी कब से? रीपेमेंट से। मतलब क्या, आपको 8 years यहां से काउंट नहीं करने, आपको 8 years रीपेमेंट के टाइम से काउंट करने हैं। आपको 8 years यहां पे रीपेमेंट से काउंट करने, जिस दिन से आपने रीपेमेंट की। समझ में आई बात? तो ये मेरे 2 सेक्शंस खत्म हो गए हैं हर तरीके से, और क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई 1-1.25 घंटे की, लेकिन 2 सेक्शन फिर भी मैंने बड़े बड़े खत्म कर लिए। अब तो एक सीरीज चालू करूंगा और बहुत बढ़िया से मजा आएगा हम लोगों को क्वेश्चंस करने में, और एंड में मैं आपके सारे के सारे क्वेश्चंस लूंगा, क्योंकि एक तरह से अगर मैंने साथ साथ ले ले तो वो मजा नहीं आएगा जो मजा आना चाहिए, क्योंकि अभी तो ताजा ताजा है मामला, ताजे ताजे में नहीं है। जब हमारे सारे के सारे सेक्शंस हो जाएंगे, कम से कम 5-10 सेक्शंस तो हो जाए, फिर क्वेश्चंस उठाएंगे और फिर पूछूंगा कितनी चीजें याद है। अभी तो ताजा है, पता है इंडिविजुअल की डिडक्शन मिलनी है, HUF को मिलनी है, 80E की इंडिविजुअल को मिलनी है। जब और 2-4 करा लूंगा, जब बात करूंगा। ठीक है, थैंक यू।